अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। इस वक्त इसराइल की आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर के ऊपर ये मान लिया है कि ये जंग हम हार चुके हैं और इसराइली फ़ौज तबाही के धाने पर है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर नसीम शाह का एक ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद जिस तरीके से दौड़े लग गई, किस आला शख्सियत की भी उन्हें कॉल आई, वो ट्वीट डिलीट करवाया गया उनसे, और सिर्फ डिलीट नहीं करवाया गया बल्कि उसके बाद अब उनको धमकियां दी जा रही हैं। तमाम नून लीग से मुंसलिक जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के, ट्विटर के ऊपर, वो तमाम तरह कहानी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के बेटों की जानिब से जो क्लीन बोल्ड किया गया, और इसके साथ साथ एक बड़ी जो खबर है कि एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है, इनफैक्ट 3 फॉल्स फ्लैग हो सकते हैं। ये ईरानी तज्जियाकार का एक तज्जिया है या उनके पास एक खबर है। तमाम तर चीज़ें अब उन आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे सबसे पहले नसीम शाह, पाकिस्तानी क्रिकेटर। उन्होंने एक ट्वीट किया, पीएसएल का आगाज़ हुआ और उस आगाज़ में मरीम नवाज़ के साथ उनका पूरा ख़ानदान मौजूद है। उनकी बेटी मौजूद है, उनके बहनोई मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब तो चलो वहाँ हैं ही हैं, लेकिन मरीम नवाज़ का पूरा ख़ानदान मौजूद है और स्टेडियम के अंदर जाकर वो मैच देख रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उस वक्त के अंदर जब पूरे का पूरा मुल्क, इनफैक्ट पूरी दुनिया, ईरान इसराइल वॉर के फॉल आउट से सफ़र कर रही है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जैसी जो वल्नरेबल इकोनॉमीज़ हैं, जो कमज़ोर तरीन मईशतें हैं, वहाँ पर आपने पेट्रोल की प्राइसेस जिस हद तक बढ़ा दी और जिस तरीके से तमाम तर मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उस वक्त जब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी अवाम को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि आप घरों के अंदर रहें, और आपने लॉकडाउन लगा दिया है, यानी आपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। मार्केट्स को आपने जल्दी बंद करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन उस पूरे वक्त के अंदर आप कर क्या रहे हैं कि आप आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर पेट्रोल डालेंगे अपनी गाड़ियों में और मैच देखने जाएंगे, क्योंकि अगर आप मैच देखने नहीं जाएंगे तो पीएसएल का गालिबन आगाज ही नहीं हो सकेगा। अब इस पूरे कह लें एनवायरनमेंट के ऊपर या इस पूरे माहौल के ऊपर नसीम शाह जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, एक सवाल उन्होंने कर दिया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने पूछा कि वाई इज शी ट्रीटेड लाइक क्वीन एट लॉर्ड्स, कि क्वीन एट लॉर्ड्स की तरह इनको क्यों ट्रीट किया जाता है। बस ये ट्वीट करने की देर थी। उसके बाद नसीम शाह से ना ही सिर्फ वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया, बल्कि ट्वीट डिलीट करवाने के बाद जब वापस नसीम शाह एक और ट्वीट करते हैं तो वो ये बताते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका था, अब रिकवर हो चुका है। यानी ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं, ये पैटर्न्स हमें पता है। अकाउंट हैक हो चुका था, अकाउंट रिकवर कर लिया है। क्या आवाम को आपने इतना सादा समझ रखा है? पिछले 3 साल जो जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, जो जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, क्या आवाम को आपने इस कदर सादा समझ रखा है कि आवाम समझ नहीं पाएगी कि ये ट्वीट किसने डिलीट करवाया, या ये ट्वीट नसीम शाह ने खुद किया था और ये अकाउंट कोई हैक वगैरह नहीं हुआ था? यानी ये बहुत सादा सी चीज़ है जो आवाम बड़े आसानी से अब समझ सकती है। ये तमाम तर गेम्स बड़ी आसानी से समझ आ सकती हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये एक पाकिस्तान नहीं, ये फिर 2 पाकिस्तान है। ये एक एलीट का पाकिस्तान है, अशराफिया का पाकिस्तान है, दूसरा आम आदमी का पाकिस्तान है, जो ईद के दिनों में भी पेट्रोल डलवा के खुल्लम खुला या फ्रीली रोम अराउंड नहीं कर सकता था, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस, और अभी एक और बम किसी भी दिन गिर सकता है। जो पूरे की पूरी दुनिया फॉल आउट से सफ़र कर रही है, पाकिस्तानी अवाम भी कर रही है, थोड़ा ज़्यादा कर रही है। इकॉनमी वैसे ही बहुत अनस्टेबल थी, मईशत के वैसे ही कोई हालात नहीं थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे ही बहुत अरूज पर है, साथ ये तमाम तर जो जंग वाले मामलात हो गए। सो ये एक जानिब आपने बेसिकली आपने क्रिकेट के ऊपर भी एक स्टैंप लगा दिया है कि क्रिकेट एक ख़ानदान की गेम बन गई है। क्रिकेट से ना पाकिस्तानी अवाम बहुत एफिलिएटेड है। मैंने तो वैसे एक ज़माना हुआ बहुत एफिलिएशन थी, क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, यानी मुझे अभी भी अपना वो बचपन, कॉलेज डेज़ याद हैं जब हम तमाम तर काम छोड़ देते थे, छोड़कर बैठ जाते थे। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आज पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का मैच है, पूरे टूर्नामेंट्स देखने होते थे, पूरी अगर कोई होम सीरीज़ चल रही है वो देखनी होती थी। लाइक एक-एक चीज़ पता होती थी, जैसे प्रॉपर लड़कों को पता होती है। तमाम क्रिकेटिंग टर्म्स के बारे में जो है वो आइडिया था। क्रिकेट देखना छोड़ दी जब पाकिस्तान में कुछ क्रिकेटिंग लेजेंड्स के साथ बहुत बहुत कुछ किया गया। जब पाकिस्तान में क्रिकेट को भी पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया, लेकिन अब तो क्रिकेट को आपने महज़ एक ख़ानदान का खेल बना दिया है। अगर कोई सवाल करेगा, कोई क्रिकेटर सवाल करेगा, तो बजाय इसके कि सवाल का जवाब दिया जाए, तो पाकिस्तान में अब सवाल पे कभी पीका एक्ट लग जाता है, कभी कोई पकड़ कर ले जाता है, कभी आपके घर के बाहर दस्तक दे के आके उठाने की धमकियाँ आपको दी जाती हैं। यानी सवाल करना पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अब कोई जुर्म बन चुका है। तो अब सवाल का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा, धमकियाँ दी जाएँगी। अब नसीम शाह से ट्वीट डिलीट करा दिया गया, सब कुछ किया गया, जो हुआ होगा पस पर्दा वो कहानी वो नसीम शाह ना भी बताएं तो मैं और आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज इमेजिन कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशंस के अंदर, हमें बड़े अच्छे से पता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि अब धमकियां भी दी जा रही है। मुख्तलिफ अकाउंट्स जिन पर तस्वीर हैं मरीम नवाज़ की या नवाज़ शरीफ की, वो अकाउंट्स अब नसीम शाह साहब को ये कह रहे हैं कि
अकाउंट तो रिकवर कर लिया है, अब आप अपना करियर कैसे रिकवर करेंगे, अपना करियर रिकवर कराएं। तो यानी यहाँ पर आपके करियर तब रिकवर होंगे, या आप अपने करियर पर तब चल सकते हैं। अगर आप सहाफ़ी हैं तो सहाफ़त तब कर सकते हैं, क्रिकेट है तो क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट तब तक खेल सकते हैं, वकील है तो वकालत तब तक कर सकते हैं, जो कुछ भी आप हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अपनी इंडस्ट्री तब तक चला सकते हैं, जब तक कि आप किसी ख़ानदान को या उनकी चीज़ों को सर्व ना कर रहे हैं। द मोमेंट आप वो काम छोड़ देंगे, या आप सवाल करेंगे, या आप वो काम करने से इनकार करेंगे, इनकारी होंगे, तो आपको ये कहा जाएगा कि जी अब धमकियाँ दी जाएंगी कि अब रिकवर करा के देखो। तो ये सिचुएशन है, और ये पाकिस्तान के अंदर जो है आपका एक ह्यूमन राइट्स के हालात हैं। जब इस किस्म के हालात होते हैं तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आप कहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ गया। यहाँ पर आपकी अपनी हालत ये है कि एक ट्वीट करने के ऊपर आपने धमकियां देके अगले से ट्वीट डिलीट कराया है। तो जो फिर ह्यूमन राइट्स के साथ यहाँ हो रहा है, उसमें जीएसपी प्लस स्टेटस कोई और खत्म नहीं करवाएगा, ना ही ऐसा कुछ हुआ है। बीबीसी ने फैक्ट चेक भी करके दिया है आपको, कहीं पर भी ये पोर्ट्रे नहीं किया गया, कहीं पर ये तासुर नहीं दिया गया इमरान खान के बेटे की जानिब से कि वो जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का कह रहे हैं। जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने की कंट्रीब्यूशन अगर कोई कर रहा है तो वो आप लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तमाम की जो तमाम गालिबन 27 कन्वेंशन थी जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसमें से एक कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स की ही थी, जिसकी खिलाफ वर्जियां जिस ब्लेटेंट तरीके से हो रही हैं, जितनी खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है कि मेरे और आपके सामने है, और जो कुछ पिछले 3 साल 3.5 साल से हो रहा है, यानी उस पर कितनी बहस, कितनी हम बात करें, सर पीटे, सर पकड़े, लेकिन फिर सुबह से शाम तक आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं जी के जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ रहा है। लेकिन अफसोस होता है कि इन लोगों पर तो कोई पीका नहीं लग सकता, ये सुबह से शाम तक झूठ करते हैं। यहाँ पर जयशंकर ने आपको दलाल रियासत कह दिया है, बड़ा बड़ा बेतुका वर्ड है, लेकिन उसने आपको ये तक कह दिया, उसकी बात का आप जवाब नहीं दे सके। लेकिन आपने सुबह से शाम तक, आपकी क्योंकि गैरत सिर्फ तब जागती है जब इमरान खान की फैमिली, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट, ह्यूमन राइट्स, इसकी बात हो तो आपकी गैरत जागती है, क्योंकि इससे आपकी दुकान जो है वो बंद होने का खतरा होता है। ये सारी सिचुएशन एक जानिब, और दूसरी जानिब ईरान और इसराइल जंग आज 28वें रोज में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब अमेरिका इस तैयारी में है कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा, ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान ने भी 10 लाख बंदा तैयार कर लिया है, या 10 लाख बंदा जो है वो कह रहा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो हम भी ज़मीन पर सामने अमरीकी फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और हम भी मैदान जंग में उतरेंगे। ये वो जज्बा ईमानी है। ये बेसिकली जंगें लड़ी कैसी जाती हैं, कन्विक्शन किसे कहते हैं, डेडिकेशन किसे कहते हैं, आपका जब गोल आपके सामने हो, आपको पता आपने ये चीज़ है जो आपने अचीव करनी है, और इस मकसद के तहत आप जंग लड़ रहे हैं, इस मकसद के तहत आपकी पूरी की पूरी जो, यानी आपको पता होता है, आप बड़े गोल आइडेंटिफाइड होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत क्लैरिटी होती है आपके पूरे के पूरे मिशन के अंदर। तो फिर जंगें ऐसी लड़ी जाती हैं जब उनके पीछे एक प्रोफेसी मौजूद हो, जब उनके पीछे हक और सच मौजूद हो, तो इस तरीके से तमाम तर चीज़ होती है जिस तरीके से ईरान ये जंग लड़ रहा है। इस डिज़ास्ट्रस जंग के अंदर, जहाँ पर ईरान के ऊपर ये वहशियाना जंग मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की जानिब से, उस जंग के अंदर ईरान जितनी बहादुरी से लड़ रहा है, ईरानी फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने जो वीडियो जारी की है, जिसमें हाथ में अनार का जूस है, सेल्फी स्टिक है, और जिस चिल्ड अंदाज में वो मिसाइल जो लॉन्च किया गया, जो दागा गया इसराइल की जानिब, उसके वक्त जो वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट की है, तो ये बताया जा रहा है कि जंगें नहीं लड़ी जाती सिर्फ हथियारों से। जंगों के लिए जिगरा चाहिए, जंगों के लिए मजबूत दिल चाहिए, जंगों के लिए मजबूत ईमान चाहिए, जंगों के लिए ये भी शायद ज़रूरी है। आपका ईमान तो ऑटो पे मजबूत हो जाता है जब सामने यहूदी खड़ा हो, लेकिन कितने इस्लामी ममालिक हैं, उनका ईमान तो इतना मजबूत नहीं हुआ जितना ईरान का हुआ है। उस तरीके से तो कोई इसराइल को आंखें नहीं दिखा सका जिस तरीके से ईरान ने दिखाई हैं, और जिस तरीके से ईरान कामयाबियाँ समेटते चला जा रहा है, उससे बहुत कुछ वाज़ेह है। क्योंकि अब इसराइल की आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया है, इसराइल की आर्मी चीफ ने ये माना है, ये खबर आ रही है कि इसराइली आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इसराइली जो आर्मी है इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, वो तबाही के धाने के ऊपर है। फ़ौजी ट्रूप्स में कमी आ चुकी है, जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो भी अब थक चुके हैं। ये बात सिर्फ इसराइली आर्मी चीफ नहीं कर रहे, ये बात अब इसराइल के ऑपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं कि हमें अब ऑर्थोडॉक्स माइंड के लोग भी चाहिए फ़ौज के अंदर, क्योंकि हमारी फ़ौज, रिज़र्व जो है फ़ौज का हिस्सा, वो भी अब थक चुका है। अब हथियारों के अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर जो हशर हो चुका है, इसराइली जो एक शहर है उसका जो मेयर है वो जिस तरीके से ज़ारो कतार रो रहा है, वो कह रहा है कि हमारे शहर के शहर तबाह हो चुके हैं और कोई मुल्क हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। यानी अब इसराइल ये रो रहा है, ये फरियाद कर रहा है, ये पीट रहा है कि हमारी हेल्प के लिए कोई और मुल्क आए और आकर हमें हेल्प करे और हमें बचाए, क्योंकि हमारे शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। एक जानिब कहा जाता है जी कि हमारा डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या, ईरान के मिसाइल हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन दूसरी जानिब जो हशर हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो भी हमारे सामने बिल्कुल है कि अपने उनके मेयर, अपने उनका अपोजिशन लीडर, अपने आर्मी चीफ उनके ये कह रहे हैं कि अब हमारी फ़ौज थक चुकी है। सवाल यहाँ पर हो रहे हैं, और ये एक कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, एक थ्योरी इस टाइम रिवॉल्व कर रही है कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गई है जंग। तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को इस टाइम घेरा हुआ है तमाम तर यहूदी माइंडसेट,
اور یہ جنگ اور اس سے جڑے مذاکرات اس لیے کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں, کچھ فروٹفل ریزلٹس نہیں مل رہے, کیونکہ ٹرمپ جو کوششیں اگر کر بھی رہا ہے, ویسے تو کیا ہے وہ کوششیں کر رہا ہے منافقت سے بھرپور, لیکن جو سبوٹاج کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی وہ اسرائیل کی جانب سے ہر چیز کو کیا جا رہا ہے. کل رات کو تہران میں پاکستانی ایمبیسیڈر کی رہائش گاہ کے قریب اور پاکستانی ایمبیسیڈر کے دفتر کے قریب بمباری کرنا بھی ایک کیلکولیٹڈ میسج تھا جو پاکستان کو دیا گیا کہ میڈیشن نہ کراؤ. پاکستان کو میسج دیا گیا کہ نیگوسیشنز نہ کراؤ, کیونکہ پاکستان اور ترکیہ یہ دو ممالک ہیں جو اس وقت نیگوسیشنز کروا رہے ہیں, لیکن غالباً اسرائیل نہیں چاہتا کہ نیگوسیشنز ہوں, اور ایک میسج دیا گیا ہے کہ نیگوسیشنز کو, میڈیشن کے پروسیس کو, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو یہیں کہ یہیں روک دیں, اور ہمیں کسی قسم کی میڈیشن نہیں چاہیے. اسی لیے رات کو بمباری کی گئی. خدا نخواستہ کوئی نقصان اگر پہنچتا تو اسرائیل کو اس کا بڑا زبردست جواب ملنا تھا, کیونکہ جو سفارتی عملہ ہے, جہاں پر سفارتی عملہ رہ رہا ہے اور جو سفارتی عملے کے دفاتر کی جگہ ہے, وہ تمام کی تمام ٹیریٹری پاکستانی حکومت اسے اون کرتی ہے, اور پھر جواب دینے کا حق بھی پاکستانی حکومت رکھتی ہے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ پاکستانی عملہ محفوظ ہے. پریشان ضرور کہا جا رہا ہے وہ ہوئے, کیونکہ شدید انٹینس بمبارڈمنٹ کہا جا رہا ہے کی گئی ہے رات کو ان تمام تر جگہوں کے اوپر جہاں پر ہمارے ایمبیسیڈرز کی رہائش گاہیں ہیں, جہاں پر ہمارے ایمبیسیڈرز موجود ہیں, مدثر ٹیپو اور تمام تر سفارتی عملہ. تو بیسیکلی جو تکلیف ہے وہ شاید یہ ہے کہ اگر مذاکرات, ویسے تو نیگوسیشنز نہ بھی ہو یا نیگوسیشنز ہو بھی, دونوں صورتوں میں امریکہ اور اسرائیل منہ کی کھا چکے ہیں, اور یہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ جو ایک چودراہٹ تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن غالباً اسرائیل یہ جانتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ مابین ہوگا امریکہ اور ایران کے, کیونکہ ایران تو واضح کر چکا ہے کہ حملے وہ اسرائیل پر تو جاری رکھے گا. اگر کچھ ہوگا تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مابین ہوگا, صرف ان کے بیچ ہوگا اور کسی کے بیچ نہیں ہوگا. بہرحال یہ تمام تر سچویشن تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. کچھ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید ایڈ آن کریں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ کے بعد.